चले जी। तो मेरे भाई, कल मैंने आपको हाइगेंस का प्रिंसिपल समझाया था। हाइगेंस ने दो बातें बोली। क्या बातें थी? उसने कहा कि जब किसी लाइट के सोर्स से लाइट उत्पन्न होएगी या वेव उत्पन्न होएगी, तो उससे जो वेव बनेगी या वेव फ्रंट बनेगी, उसका प्रत्येक पॉइंट, हर एक वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा। नीचे कर लो उसको। हाँ, तो सेकेंडरी सोर्स की तरह कौन बिहेव करेगा? वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट। और उस जो पहली वेव बनेगी उस वेव का क्या नाम रखूंगा मैं? प्राइमरी वेव फ्रंट, है ना। और उस वेव फ्रंट के प्रत्येक पॉइंट को क्या बोलूंगा? सेकेंडरी सोर्स बोल दूंगा। और इस सेकेंडरी सोर्स से फिर से नई नई क्या बनने लगेगी? वेव बनने लगेगी या वेव फ्रंट बनने लगेगी। जिन्हें हम वेव फ्रंट प्रॉपरली नहीं बोल रहे हैं, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स बोल रहे हैं। बात समझ में आई? और जब सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएंगी, तब उनको टेंजेंशियली एक दूसरी सतह खींचने पर जो हमको तैयार मिलेगा, उसका नाम होगा सेकेंडरी वेव। तो बेसिकली इन्होंने एक तरीका दिया एक वेव फ्रंट से दूसरी वेव फ्रंट बनाने का। अब फिर से वही बात रिपीट होगी। सेकेंडरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे। तो फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स का फिर से क्या बनेगा? स्पर्शी खींचेंगे तो वो टर्सरी जो वेव फ्रंट होगा वो बन जाएगा। बात समझ में आई ना? तो इस तरह से भाई ने ये बताया कि लाइट वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है। जब आप कभी मोबाइल से फोन वोन लगाते होंगे तो आप देखते होंगे, जनरली ये वाला देखते होंगे, पहले एक बिंदी बनेगा ऐसे करके, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है, फिर चौथा बनता है, फिर पांचवा बनता है, ऐसे बनता है। टिंग 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 इस पर ब्लिक करता रहता है। पहला ब्लिक करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। वो बेसिकली क्या जा रहा है? वो किस चीज़ का संकेत है? कि वेव आगे जा रही है। वाईफाई में भी रहता है बिल्कुल। कॉलिंग वॉलिंग करते होंगे तो अच्छा, कुछ जगहों पर तो डॉट से आ जाता है। डॉट, पहली डॉट बनेगा, फिर दूसरा डॉट बनेगा, फिर तीसरा डॉट बनेगा। हालांकि वो डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है। लेकिन ये वाला भी कई बार आप देखे होंगे, कीपैड वाले में देखे होंगे ना। फोन लगाते हैं तो पहला ये ब्लिक करेगा, फिर ये ब्लिक करेगा, फिर ये ब्लिक करेगा, ये फिर ब्लिक करेगा, करता है ऐसा क्या? पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बनता है। तो बेसिकली वो वेव है, साउंड वेव जो जा रही है, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की तरफ वेव जा रही है। बताया था आपको कि हम इस एनर्जी को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में किस फॉर्मेट में भेज सकते हैं? वेव के फॉर्मेट में भेज सकते हैं। तो समझाया जा रहा है कि वेव जो यहाँ से यहाँ चलकर जा रही है, उसका जो तरीका है आगे जाने का, वो क्या है? वेव फ्रंट के रूप में। इस तरह से वेव फ्रंट के रूप में आगे हमारी वेव जा रही है। क्लियर है? बताइए भाई। और इस तरह से लीनियर वाले का मैंने समझाया था कि लीनियर अगर वेव फ्रंट है, या कह लीजिए कि प्लेन वेव फ्रंट है, तो उसका हर एक पॉइंट क्या बन जाएगा? सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। और उस सेकेंडरी सोर्स से फिर से क्या बनेगा? सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा। फिर इसको स्पर्शी करते हुए एक दूसरी लाइन खींचेंगे जो अगला वेव फ्रंट होगा। मतलब एक वेव फ्रंट के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद पांचवा, ऐसा इस तरह से वेव फ्रंट बनता जाएगा। जैसे आप पानी वाला देखते हैं, तो पानी वाले में क्या होता है? हालांकि वहाँ रेगुलरली नई नई वेव फ्रंट आगे बढ़ती रहती है। कमाल की बात यह है कि वेव फ्रंट रुकती नहीं है, वेव फ्रंट हमेशा चलती ही रहेगी। आप कभी भी मोबाइल में देखिएगा बाबू, तो ये डॉट जो होता है ना, कभी डायल करेंगे तो ये डॉट बनेगा, तो फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर खत्म हो जाएगा। या फिर आप लोगों ने वो देखा होगा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है उसमें। जब आप कोई फाइल डाउनलोडिंग अपलोडिंग करते हैं, गोल गोल घूमता रहता है ना, तो एक पैटर्न बनता है। तो ठीक उसी तरह से बाबू, ये दोनों भी मुझे उम्मीद है कि ये दोनों आप देखे होंगे मोबाइल में, है ना। ये वेव फ्रंट के बिल्कुल तरीके से दिख रहा है हमें कि सर पहली वेव फ्रंट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से हमारी वेव आगे बढ़ रही होती है। बोलो ना, क्या इतनी बात हुई थी? ठीक है सर। अब हम आगे इसके बात करते हैं। तो कल कुछ लिखवाया था इसमें, कुछ लिखवाया था? नहीं लिखवाया था? अच्छा अच्छा, दोनों नियम तो लिखवा दिया होगा ना वेव का, हाइगेंस का, जो आपको परेशान कर रहा था। तो एक बार फिर से हम आपको थोड़ा रिवाइज करके समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या सीखा था बाबू इस चैप्टर में? कि लाइट का कुछ ऐसा फिनोमिना है जो पार्टिकल थ्योरी से नहीं समझा जा सकेगा, या रे ऑप्टिक्स से नहीं समझा जा सकेगा, उनको वेव ऑप्टिक्स से समझना पड़ेगा। कहो ना, कौन कौन सी फिनोमिना है जो रे ऑप्टिक्स से समझ में नहीं आती है? वेव पहली बात, पहली है इंटरफेरेंस, वो फिनोमिना है। हाँ, टॉपिक हमने पढ़ा था कि वेव फ्रंट एंड हाइगेंस प्रिंसिपल, वो पहला टॉपिक है। लेकिन जो फिनोमिना है वो कौन सी है? व्यतिकरण, जिसको हम इंटरफेरेंस बोलते
अच्छा, इंटरफेरेंस को ही समझाने के लिए YDSC है। सिलेबस बाबू एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी मजा आएगा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वेव फ्रंट, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, कहो ना, वेव फ्रंट और हाइगेंस प्रिंसिपल। हाइगेंस प्रिंसिपल भी कल चर्चा में ला दिया था, आज मैं उसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फिर बेसिक ऑफ इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, यानी कि व्यतिकरण पढ़ेंगे, और फिर YDSC पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? फिर पढ़ेंगे विवर्तन, और फिर पढ़ेंगे पोलराइजेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर। तो कौन कौन सी घटना आ गई बताओ तो? देखो, व्यतिकरण आ गया, विवर्तन आ गया, और ध्रुवण। ये 3 टॉपिक हैं जो कि रे ऑप्टिक्स से समझ में नहीं आती, इन्हें हमें वेव ऑप्टिक्स से ही समझना पड़ेगा। और वेव ऑप्टिक्स कब लागू होता है? मैंने आपसे कहा था कि जब मामला बहुत छोटे लेवल पे चला जाएगा, लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल चला जाएगा, तब हमारी जो लाइट है वो वेव नेचर शो करेगी। नॉर्मल कंडीशन में लाइट वेव नेचर शो नहीं करती। जब इसे बहुत पतले होल से गुजारा जाता है, बात समझ में आ रही? जब मामला बहुत छोटे लेवल पे जाएगा, वहां से लाइट पास करेगी, तब वो अपना वेव नेचर प्रकट करती है, और अजीबो गरीब फिनोमिना देखने को मिलता, जहां नहीं तहां चमकने लगता है, जैसा नहीं वैसा चित्र बन जाता है। हम समझेंगे इन सबको धीरे धीरे करके। तो उसमें सबसे पहले वेव समझा कि वेव तो पहले ही समझ लिया था। फिर मैंने समझा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होती है? कहा कि जब किसी सोर्स से लाइट उत्पन्न होती है तो जो वेव आगे बढ़ती है, वो पार्टिकल, जिस तरह से अगर आप सोचो कि वो पार्टिकल से मिलकर बना होता तो आगे बढ़ता, तो उन सारे पार्टिकल को एक साथ मिला दीजिए जो सिंगल फेज में हो या सेम फेज में हो। अगर मीडियम के पार्टिकल सेम फेज में है तो उन फेज को मिलाने से जो सरफेस बनेगा, उस सरफेस का, वो एक काल्पनिक सरफेस होगा, उस सरफेस का क्या नाम रहेगा? वेव फ्रंट रहेगा। तो जैसे यहां से लाइट निकल रही है, तो इस तरह से यहां से लगातार देखो, इसके संपर्क में जो पार्टिकल होंगे उनका अपना फेज होएगा, थोड़ा इसके दूर पार्टिकल होंगे, फिर थोड़ा दूर, लेकिन इससे समान दूरी पर जो सतह बनेगी ना भाई, वो एक सेम फेज में होंगे सारे पार्टिकल। और इन सारे पार्टिकल को अगर आप मिला दो एक लाइन से, तो क्या बनने लगता है? वेव फ्रंट बनने लगता है, या तरंगाग्र बनने लगता है। मैंने आपको समझाया कि 2-3 तरह का होता है। पहला गोलीय, स्फेरिकल, दूसरा बेलनाकार, तीसरा समतल या प्लेन, है ना? कब बनेगा गोलीय? जब सोर्स कैसा हो? पॉइंट हो। क्लियर? और सोर्स अगर लीनियर है तो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। अगर सोर्स यानी लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, तब प्लेन वेव फ्रंट बनेगी। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अच्छी बात है। इसके बाद हाइगेंस प्रिंसिपल समझा। तो हाइगेंस प्रिंसिपल को आप इतना क्यों लोड लेते हो? कुछ नहीं भाई, एक तरीके से देखा जाए ना, ये तो एक इंफॉर्मेशन है, एक जानकारी है बस, जिसको हम इतना मतलब वो समझ रहे हैं यार कितना खतरनाक चीज है, ये बहुत कठिन चीज है, हम झूठ मूठ का उसमें परेशान है। ये इतना ही बोल रहा है कि जो पहली वेव फ्रंट होगी उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, और उस प्राइमरी वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट क्या होगा? सेकेंडरी सोर्स होगा, और उस सेकेंडरी सोर्स से बनेगी सेकेंडरी वेवलेट्स, और सेकेंडरी वेवलेट्स को स्पर्श करते हुए अगली जो वेव फ्रंट बनेगी उसका हम क्या नाम रख देंगे? सेकेंडरी वेव। इतनी ही बात हाइगेंस के प्रिंसिपल में बोली गई है, बस बात खत्म। अगर आप इतनी बात समझ सकते हैं तो सब चटका देंगे अब हम। क्लियर है? जितनी बात अभी तक पढ़ाया हूं, इतनी बात परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। अब जो बात बताने जा रहे हैं वो परीक्षा में पूछी जाएगी, दबा के पूछी जाती है। क्लियर है ना? तो सुनो ध्यान से। क्या क्या अब हम पढ़ने वाले हैं? परावर्तन पढ़ने वाले हैं। सर परावर्तन तो हम पढ़ चुके हैं। परावर्तन पढ़े हो लेकिन रे ऑप्टिक्स में पढ़े हो। अच्छा, परावर्तन के क्या नियम थे याद करो? एंगल आई बराबर एंगल पढ़े हैं ना? वही बात आपको हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से प्रूव करके दिखाना। बहुत आसान, 2 कौड़ी का डेरिवेशन है, लेकिन आपको ये वेव फ्रंट की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए सब, वहां पर रे ऑप्टिक्स से सॉल्व किया था प्रॉब्लम को, यहां वेव ऑप्टिक्स की, यानी कि अब सारा मामला किस पर चलेगा? वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, वेव फ्रंट। अब सब चीज किससे समझाई जाएगी? सब वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट की एक खास बात, वो वेव के चलने की दिशा के लंबवत बनती है। बस इतनी बात, आप कुछ भी ना याद रहे तो खाली अगर अपन इतने बात याद रख सकें कि वेव फ्रंट बनती कैसे है, तो हमेशा लाइट के आगे बढ़ने की दिशा के परपेंडिकुलर रहेगी, बात खत्म। ठीक बात है? चलो मान लेते हैं यहां से एक लाइट इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो इसका जो वेव फ्रंट होगा ना, हमेशा इसके क्या रहने वाला है? देखिए यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, हर जगह 90 का ही कोण बनना चाहिए। वेव फ्रंट हमेशा लंबवत रहेगी किसके?
बेबी के। क्लियर हो गया क्या? बोलो ना, कोई समस्या परेशानी? अब थोड़ा बहुत आप भी स्टडी करिए। तो हेडिंग लगाइए, चलिए हेडिंग लगाइए, हाइगेंस सिद्धांत की मदद से, जो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस सिद्धांत की मदद से, की सहायता से परावर्तन के नियम की व्याख्या। परावर्तन के नियम की व्याख्या, डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। जनता बहुत छुट्टी कर रही है भाई, हैं? इनको कुछ आ नहीं पाएगा यार, क्या करें? शादी ब्याह भी आ गया है इसी में। बोर्ड में छपने वाला सवाल। आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। आप सभी को परावर्तन का नियम तो पता ही है, उसी बात को प्रूव करना है। तो चलो एक तल ले लेते हैं। अच्छा, इस तल को क्या करोगे? एक तरफ तो पॉलिश करना पड़ेगा, तभी तो लाइट आके टकरा कर अपने मीडियम में जाएगी। क्यों चना जी? चना जी, अरे ओ चना जी, चना जी बोली नहीं रे, ऋषि आ गई है वो। तो एक काम करते हैं, एक लाइट आती है और ये लाइट जो आ रही है मेरे लाल, ये टकराकर इसी मीडियम में वापस चली जाएगी। ओके साहब, ये लाइट तो गियो, कौन सी किरण है ये? ऐसे मरे हुए बोल रहे हैं जैसे 1 महीने से खाना पानी तो मिला नहीं है। इसका क्या नाम है? परावर्तित कैसे लिखा जाएगा? सही है क्या? सही है, पक्का? हो जाता है कभी कभार। अच्छा, इसका अभिलंब होगा? बात तो नहीं। दांत न चियारो तो सब भुलावो तब पता चली। आइए जी, बस क्या हो गया? एक दूसरी लाइट, एक लाइट से यहां काम नहीं चलने वाला है क्योंकि मुझे वेव फ्रंट बनानी है। आइए साहब, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, क्योंकि परीक्षा में यह बनाना पड़ेगा आपको, इसलिए सीखिए यहां ध्यान से। ओए लकड़ियों, ये गई दूसरी लाइट। अच्छा, ये लाइट भी क्या है?
जिस एंगल पर आई हो उस एंगल पर जाओगी। क्लियर है ना? अच्छा, इसका भी अभिलंब होगा अपना। क्या हो गया? आप मजे ले रहे हो? लाल मेरे ये दोनों जो लाइट है ना, आपको नहीं लगता ये आपतित किरणें हैं? और इधर जो जा रही है वो दोनों क्या है? तो इसको यहां मत लिखो, जहां लिख दो। अच्छा एक बात बताओ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब तो हम रिफ्लेक्शन में पढ़ लिए थे, पढ़े थे। परावर्तन के रे ऑप्टिक्स में हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ झक मारने के लिए इसको लिख रहे हो आप? यहां इससे काम नहीं चलेगा। यहां हम आपतित किरण और परावर्तित किरण का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं। हम यहां किसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं बाबू? वेव फ्रंट का। किसका? सारी बातें वेव फ्रंट से चटकाई जाएंगी। अर्थात इस दोनों टर्मिनोलॉजी को गायब करिए आप, इसके जगह पर क्या इस्तेमाल करिए? चलिए जी बाबू बताओ, हम एक वेव फ्रंट बनाए। अच्छा, वेव फ्रंट कैसी बनती है? आने वाली लाइट की नहीं समझ में आया। क्या लाइट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है हमारा वेव फ्रंट? और क्योंकि इस लाइट को मैं इनफाइनाइट से मंगवा रहा हूं, तो मुझे बता दे कोई कौन सी वेव फ्रंट बनेगी? कौन सी बनेगी? भगवान मुंह दिए तो बोल सकती हो। कौन सी वेव फ्रंट बनेगी? इनफाइनाइट से लाइट आ रही है तो प्लेन बनेगी ना। और क्योंकि यहाँ 3D में मामला चला तो एक लाइन से ही काम चलाएंगे, प्लेन ऐसी बनेगी। क्लियर है ना? और हमेशा कैसी होती है डियर? तरंग संचरण के, देखिए साहब, यहां 9 यहां भी 9, समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है प्राथमिक तरंगाग्र। क्लियर हो गया? बताओ ये वेव फ्रंट कैसी बना? भाई कहीं भी लाइट ऐसे जा रही होगी, अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा इसके लंबवत ही होगा। कहो ना, अगला वेव फ्रंट यहां होगा लेकिन वो भी लंबवत ही होगा। यानी कि वेव फ्रंट आप कितनी भी बना लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस बात का ध्यान रखना कि वो वेव फ्रंट लाइट के हमेशा क्या होनी चाहिए? पत्थर पानी में फेंकते हो तो एक वेव फ्रंट बनती है क्या? बहुत सारी बनती है और वो लगातार आगे ट्रेवल कर रही होती है। तो मेरे लाल, किसके लाल? आपके सामने ये जो वेव फ्रंट बनी है इसको मैं मान रहा हूं प्राथमिक वेव फ्रंट। समझ गए? ठीक है साहब, कैसे बनाई इस वेव फ्रंट को समझोगे ध्यान से। जो लाइट आ रही थी, अच्छा यहां पर तो बहुत सारी वेव फ्रंट मैं बना सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के अपनी वेव फ्रंट कहां बनाया? इस पॉइंट पर, जानबूझकर। नेक्स्ट, अगली वेव फ्रंट कहां बनाई जाए ये बताओ? इस पर ना। क्या पहली वेव फ्रंट आप सभी को समझ में आ गई है? कोई समस्या परेशानी? अगली वेव फ्रंट में यहां बनाएगा, पटरी का इस्तेमाल करो, भी टेढ़ा बन जाएगा यार। पटरी नहीं, ये पटरा है। बस बहुत हो गया, आप लोग मेरे बहुत मजे ले चुके हैं। ये जो है ना भैया, ओए लाले सुन रे, इस वेव फ्रंट को आप अगर ध्यान से देखो बाबू, ये 90 है ना? अरे 90 ही तो होएगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा, कोई मुझे माई कलाल बता सकता है? कितना होगा? 90। 90 के बाद आएगा गब्बे। गोली खेले हो आप लोग? हाँ, उसमें आता है 90 के बाद गब्बे। उसके बाद फिर क्या होता है आप सभी जानते हैं, चिचियाना। हाँ अच्छा चलो कुछ नामकरण संस्कार कर लेते हैं। अच्छा उद्देश्य पहले तो समझ लो। उद्देश्य जानते हो क्या है? ये उद्देश्य है, एंगल आई बराबर, यही उद्देश्य है मेरे भाई। उसी के लिए पापड़ बेल रहे हैं। क्या बेल रहे हैं? आइए देखते हैं। सर जब बन जाए ना तो थोड़ा बस
थोड़ा इधर भी देख लेना, हम भी गरीब आदमी हैं। आइए मेरे भाई, कुछ बातों को मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा। आप मुझे बस इतना बता दो, जे एंगल कितना होगा? आई होएगा ना? पक्की बात, सोच लो। अच्छा, ये एंगल कितना होगा बाबू? ये केवल बस इन्हीं दोनों की हमें जरूरत ही पड़ने वाली है और बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई मुझे बता दे, ये आर होएगा क्या? अच्छा, एंगल आई और एंगल आर तो बराबर हमें प्रूव करके लाना है ना। ठीक है सर। देखो डियर, ये दोनों समांतर आ रही थी, तो जो भी एंगल आई यहां बनेगा वो इधर आर के बराबर बनेगा, और जो आर यहां बनेगा वही आर यहां भी बनेगा। मैंने गड़बड़ बना दिया क्या? ठीक तो है ना? ठीक है, ठीक है मेरे लाल। अब कुछ ऐसा करो इंतजाम कि आप आई और आर को बराबर कर ले जाओ। क्या इंतजाम किया जाए बताओ? आप नामकरण संस्कार कर लो पहले तो। इस वेव फ्रंट का नाम रख दो ए बी। क्या नाम हो गया भाई? ये ए बी, और इसका नाम रख दो सी डी, या इसको ए बी ही रहने दो, बस इसको ए डैश बी डैश कर दो, जो भी मन करे आपका, जैसा मन करे। मैंने ए डैश बी डैश मान लिया। पहली जो वेव फ्रंट है उसका क्या नाम दिया हूं? यही मेरी होशियारी काम करेगी, यहां पर ज्योमेट्री लगेगी बाबू, यहां समझना ध्यान से। पहली वेव फ्रंट क्या है? ए बी। दूसरी वेव फ्रंट क्या है? ए डैश बी डैश। सर आपने इसको ए डैश क्यों नहीं कहा? सुनो, ये जो लाइन आ रही है ना, इस लाइन का पहला पॉइंट का माना हूं ए, तो यही लाइट तो रिफ्लेक्शन के पश्चात आगे बढ़ रही है, इसलिए जानबूझ के मैंने क्या माना वहां पर? ए डैश माना। आपका कोई दूसरा मन कर रहा है मानने को तो मान सकते हैं, हम रोकने वाले नहीं हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने बना लिया। कि ना हो चना? चना को तो वही लग रहा है दिन रात, इनको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उतने सो रही है। इसको पता नहीं क्या है, हमेशा यहाँ वहाँ ही रहती है। घर पे नहीं सोती हो क्या? देखो झूठ बोल रही है पापिन, आगे बैठ के भिन्नई भिन्नई झूठ बोल रही है भाई। दिमाग ना खराब करो। आगे बैठ के थोड़े घुघुआ रही, कहाँ सो रहे हैं? बहुत दिखाई देता है इनको। तो ए बी और ए डैश बी डैश सेकेंडरी वेव फ्रंट है। प्राइमरी वेव फ्रंट कहाँ है? यहां है। और सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ है मेरे लाल? अब आपने कुछ करना है जुगाड़, और क्या जुगाड़ है वो ध्यान दीजिए। ए बी बी डैश त्रिभुज ए बी, थोड़ा सा नजर घुमाइएगा जहां मैं घुमा रहा हूं अपनी कलम। त्रिभुज दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छे। मैं इस त्रिभुज को लेने जा रहा हूं, दूसरा त्रिभुज लूंगा ए डैश बी। क्लियर है? त्रिभुज दिख रहा है? एक तो त्रिभुज मैं ये लेने जा रहा हूं, और ये त्रिभुज, समझ रहे हैं? अच्छा चलो बताओ, अगर ये एंगल आई है, ये 90 है। अच्छा कोई मुझे ये बता दे बाबू, ये एंगल कितना होगा? ये वाला बता सकते हो क्या? सोचो और बताओ। देखो डियर, अगर ये आई है तो ये एंगल भी कहीं ना कहीं आई ही होगा। पूरा आई होगा कि नहीं होगा? बोलो ना सर, आई कैसे होगा? वो तो आर होता है। लेकिन ये हम प्रावर्तन के नियम में पढ़ के आए हैं कि जो भी आई होगा वही ये भी होगा। हाँ खैर कोई बात नहीं, वो भी छोड़ो। एक दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, मैथमेटिकल टूल में चलो। आपसे मैंने कहा था जब किन्हीं दो रेखाओं के बीच में बना हुआ कोण थीटा है तो उन पर डाले गए लंबवत रेखा का कोण भी कितना होता है? थीटा होता है। आपको ये मैथमेटिकल टूल में मैंने पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन के लंबवत कौन सी लाइन है? ये काली वाली लाइन है क्या मेरे भाई? इस नीले नीले या नीली नीली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है बताओ तो? यही है क्या?
अरे बोलो ना। मैं आपको ज्योमेट्री समझा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये वाली लाल लाल कलर की लाइन है और यही आई है मेरे भाई। तो मेरे लाल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किन्हीं दो रेखाओं के बीच का कोण आई हो ना, तो इन पर डाले गए लंब रेखाओं का भी कोण कितना होता है? आई ही होता है। तो देखो डियर, इस लाइन के लंबवत रेखा ये खींची गई है, अरे ये वाली ए बी खींची गई है, और इस लाइन के लंबवत ये खींची गई है, तो इसका कोण भी कितना होगा? फ्रॉम ज्योमेट्री 10वीं में आपने पढ़ा होगा ये बात कि अगर किन्हीं दो रेखाओं के बीच कोण आई है तो उन पर डाले गए लंब रेखाओं के बीच का कोण भी कितना होता है? आई ही होगा। आप ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाकर भी इस बात को निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे निकाल देना बाबू। क्लियर है? बोलो। ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं, निकाल लेंगे। नहीं निकालना चाहते तो मान लीजिए, मानने में क्या जा रहा है, गुड़िया का बढ़िया है जुगाड़। मानने को तो बहुत सारी चीजें मानी गई हैं। तो मेरे भाई ये एंगल भी कितना हो जाएगा? यहां हम लिख देंगे कैसे जी? क्या डियर? हाँ, नॉर्मल मेथड से भी निकाल लेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ बायो वाले बच्चे बैठे हैं ना, नॉर्मल मेथड में तुम कहोगे ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ साहब, सारे एंगल पहले मानो ना, शुरू कर दो मानना। बिल्कुल, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, वो जो तुम कह रहे हो उससे आसान ये नहीं है कि दो रेखाओं के बीच का कोण अगर कुछ है तो उस पर डाले गए पर लंबवत रेखाओं के भी कोण आई होते हैं। ये बात याद कर लो ना, बायो वालों को आसान हो जाएगा। मैथमेटिकल टूल में ये नहीं पढ़ाया गया था। देखो यार ऐसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, नॉर्मल कंडीशन से भी निकाला जा सकता है। नॉर्मल से निकाल के दिखाएं क्या? चले जी, नॉर्मल से दिखाते हैं। अब ये गोदा गादी बहुत हो जाएगा, इसीलिए बचना चाह रहे थे गोदा गादी से। चलो, अगर ये 90 है तो ये भी तो कितना होगा? एक सेकंड, कौन सी 90 है जी? कहाँ गया 90 20? हाँ हाँ, यहाँ वाला, ये वाला 90 माइनस आई हो गया, ठीक है। एक सेकंड, अब यहाँ टोटल एंगल कितना है? ये टोटल 90, तो 90 ये टोटल बन रहा है। अब मुझे चाहिए इतना, तो 90 में से वो घटा दीजिए, फिर से वही बात आ जाएगी। नहीं समझ पाए, मैं अलग से उस फिगर को बनाता हूँ। भाई गोदा गादी हो जा रहा है यार, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बाबू। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि दो रेखाओं पर परपेंडिकुलर के बीच का एंगल, वही इस्तेमाल करिएगा। क्या ये एंगल आई है? सभी को दिख रहा है? बोलो ना। और ये आपका वेव फ्रंट है, ए है और ये बी है। चलो साहब, एक लाल लाल कलर की ऐसी लाइन खींची गई है, देखना बाबू, ध्यान से समझना, हमको यही एंगल बताना है। अगर आपसे पूछा जाए ना तो ये कोण तो 90 है, 90 है पक्का? सोच लो, तो ये कोण कितना बचेगा? 90 माइनस बन गया। अच्छा, ये टोटल कोण कितना है? ये 90 है। अगर हम 90 में से मेरे लाल ये हटा दे इतना, तो क्या यही कोण आ जाएगा? तो 90 में से हम क्या घटा दें बताओ? यही कोण हटा दो ना भाई, तो 90 माइनस आई, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस, आई एम सॉरी, ये तो माइनस बन जाएगा, माइनस 90 और वो प्लस आई बन जाएगा, तो 90 90 कट जाएगा, तो ये एंगल कितना आ गया? तो यही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ यार, ये कोण कितना होगा? आई। डायरेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, और वही मामला यहां भी देख लीजिए। चलो, अच्छा ये कोण कितना होगा? ये कितना होगा? 90 माइनस आर होगा। और मुझे ये बताओ ये कितना होगा? ये भी आर ही होगा, क्योंकि 90 टोटल 90 है यहां से यहां तक, देख रहे हैं ना। 90 में से अगर हम ये हटा देंगे 90 माइनस आर, 90 में से 90 माइनस आर हटा देंगे तो फिर से माइनस माइनस कट जाएगा, वो प्लस आर बच जाएगा खाली। ये कोण भी कितना आ जाएगा? आर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब भैया नहीं आया तो हम क्या करें? आप वीडियो में जाके दोबारा देखिएगा, समझ रहे हैं? इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, 10वीं का कॉन्सेप्ट है, आपको इतना बेसिक तो आना ही चाहिए। फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो बाबू, ये टोटल कोण कितना होना था? 90
90 में से अगर आई हटा देंगे तो यही कोण बचेगा, और वो कितना होगा 90 माइनस आई। अब इस 90 माइनस आई को ध्यान से देखो, यहां तक तो 90 माइनस आई है, लेकिन क्या टोटल 90 है? टोटल तो 90 है ना। अगर हम टोटल 90 में से 90 माइनस आई हटाएं तो क्या मामला वही आ जाएगा जो हमें चाहिए? तो ये 90 कट जाएगा, आई एंगल आ जाएगा। अब बस बहुत हो गया। हाँ बाबू बोलो, कोई कुछ बोला है क्या? तो ये सारी चीजें मिटाता हूं मैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट बता रहा था। गोदागादी हो गया ना सब। चलो ये कोण कितना होगा? आर होगा। ऐसे समझो, दूसरा तरीका, इस रेखा और इस रेखा के बीच का कोण कितना है मेरे लाल? आर है। इस रेखा के परपेंडिकुलर कौन है? ये वाली लाइन, बी डैश और ए डैश दिखाई दे रहा है। इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है ना, यही तो वेव फ्रंट है। और इस लाइन के परपेंडिकुलर कौन है? ये वाली। तो इसके बीच का कोण भी कितना होगा? दो अगर लाइन कहीं पर भी खींची गई हो मेरे बाबू और उनके बीच में अगर कोण थीटा है, तो इनसे बनने वाली जो दूसरी लाइन बनेगी परपेंडिकुलर, अगर आप इनको खींचो, जैसे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दो, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? ऐसी होगी। और इस लाइन के परपेंडिकुलर कैसी होगी? ऐसी होगी। तो इनके बीच का कोण भी कितना बनेगा? थीटा बनेगा। समझ गए? अगर दो लाइन, ये ज्योमेट्री का लॉ है, अगर दो लाइन के बीच का एंगल एक्स है, एक्स है, तो इन रेखाओं पर लंबवत खींची गई रेखाओं के बीच का कोण भी कितना होगा? एक्स ही होगा। जैसे इसके लंबवत खींचेंगे तो कैसी जाएगी गाइस? ऐसी लाइन जाएगी ना। और इसके लंबवत खींचेंगे तो कैसी लाइन जाएगी? लगभग कुछ ऐसी जाएगी। हाँ जी। तो यहां कोण भी कितना बनेगा? एक्स ही बनेगा। ये लॉ है। कुछ नहीं आया तो ये बात समझ लीजिए। क्लियर है? तो उसी तरह से मैंने इस लाइन के लंबवत कौन सी लाइन खींची गई है? ये वाली। करिया करिया बोलो। और इसके लाल लाल के लंबवत कौन सी खींची गई है? ये लाल लाल। तो करिया करिया और लाल लाल के बीच का कोण वहां भी क्या था? आई था। तो यहां भी कितना बनेगा? ठीक उसी तरह से यहां भी है। क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं, क्योंकि आशा ही कर सकते हैं। आया या नहीं आया वो तो तुम जानो भाई, आशा ही जीवन है। अच्छा एक बात बताओ यार, ये पहली वेव फ्रंट है और ये दूसरी वेव फ्रंट है, तो इस लाइन पर रहने वाले सारे विद्यार्थी, पहली वेव फ्रंट पर रहने वाले सारे विद्यार्थी क्या सेम टाइम में पास आउट हुए हैं? 2013 के पास आउट हैं, और ये सारे बच्चे 2015 के पास आउट हैं। बोलो, ये लोग 2013 के पास आउट है और ये लोग किसके हैं? तो इस बंदे को 2013 और 2018 के बीच में कितना गैप है? 5 साल का। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट पहुंचने के लिए कितना समय लगा है? 5 साल। और इस पॉइंट को इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा? क्योंकि सारे ए और बी ये दोनों भले अलग अलग लाइन पर हैं, लेकिन ये सेम फेज में होते हैं, सेम कला में होते हैं। ये सारे के सारे लोग 2015 के ही पास आउट हैं, और इनकी फेज भी सेम होगी लेकिन वो अलग फेज होगी। तो ये सारे लोग अलग जो है ईयर में पास आउट हुए। तो इस पॉइंट को जितना समय यहाँ लगा होगा पहुंचने में, उतना ही समय इस पॉइंट को यहाँ पहुंचने में लगा होगा। यही कॉन्सेप्ट है। कुल मिलाकर अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये बात समझ लीजिए कि लाइट का जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, रफ्तार चेंज नहीं होगा। तो जितने देर में ये लाइट यहाँ पहुंच जाएगी उतने ही देर में ये लाइट यहाँ पहुंच जाएगी। इतनी सी बात आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस के अनुसार क्या बाबू? टाइम टेकन ए टू ए डैश, मतलब ए से ए डैश पहुंचने में जो समय लगा है वो किसके बराबर होगा? टाइम टेकन बी टू। कई बात समझ में आती है? इस कण को अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस प्रिंसिपल, until your medium is not changing then velocity of the light will same,
अर्थात लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यहां से इसको पहुंचने में जितना समय लगेगा उतना ही समय इसको भी यहां लगेगा, क्योंकि ये सारे लोग सेम फेज में हैं। ये वाला पॉइंट और बी वाला दोनों सेम फेज में है, और यही फेज आगे चल करके दूसरा वेव फ्रंट बना रहा, तो उनका अलग फेज होगा, लेकिन एक फेज से दूसरे फेज की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही है। इसलिए टाइम, अगर ध्यान दो, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। मेरे बाबू चाल चेंज नहीं हो रही है और डिस्टेंस सेम नहीं बदल रही है, तो फिर समय में क्या रहने वाला है, एक बराबर रहने वाला है, डिस्टेंस भी चेंज नहीं होने वाला है। हाँ जी भैया, क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है या मुश्किल लग रहा है, बता दो यार। इतना आ गया, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक पहुंचने में और इस पॉइंट को इस पॉइंट तक पहुंचने में हाइगेंस प्रिंसिपल के अनुसार जितना टाइम लगेगा उतना ही उसको भी लगेगा। बस अब कुछ नहीं, सिंपल बराबर वही फार्मूला लगा दो। टाइम बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटे, अच्छा दूरी कितना है बताओ तो, ए को ए डैश जाना है तो दूरी वो हो गया ए ए डैश। अच्छा चाल क्या मान लूंगा, चलो मान लेते हैं वी वेलोसिटी से जा रही है लाइट, कहो ना, बराबर बी बी बटे, अरे बी को बी डैश पहुंचना है। अच्छा अभी लाइट की चाल क्या होएगी, क्या ये दोनों कट जाएगा, तो ए ए डैश बराबर आ गया किसके, क्या समझा, डिस्टेंस भी क्या हो गया है, सेम हो गया है। बहुत आसान है, आपको बस यही बात समझनी है कि दोनों, इस पॉइंट को यहाँ पहुँचने में, इस पॉइंट को यहाँ पहुँचने में जो समय लगेगा वो सेम लगेगा। समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी को बाबू यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए डैश, ए डैश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसके लिए बी बी डैश। चाल बाबू हर दोनों लाइट की भी होगी, दोनों को देखेंगे तो वेलोसिटी तो दोनों जगह सेम है, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रही है, तो बी से बी कट जाएगा और ए और बी बी डैश क्या आ जाएगा, बराबर आ जाए। बोलो ना, क्या इतनी बात समझ में आ गई, कोई समस्या परेशानी? हाँ जी जल्दी बताओ। दो तरीका है हमारे पास वैसे तो यार, कौन सा तरीका तुम्हें बता दें? देखो जो वेक्टर पढ़े हैं वो समझे, पहले जो वेक्टर पढ़े हैं उनके लिए ध्यान दो, सुना ध्यान से। ये जो लाइन है डियर, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, जो वेक्टर पढ़े हैं, जो वेक्टर पढ़े हैं उन्हें, उनके लिए, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये सबके लिए नहीं है। जो वेक्टर नहीं पढ़े उनके लिए भी बाद में कर रहा हूं। जो वेक्टर पढ़े हैं उनको ध्यान से समझाता हूं मैं। यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है बाबू, और ये है ए और ये है बी, और ये कोण क्या है, ध्यान दीजिए, तो ये विकर्ण है क्या बाबू या कर्ण है क्या? अगर ये एंगल आई है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अरे ये कुछ भी हो बाबू, मान लीजिए इसका डिस्टेंस क्या है, ए बी है, ए बी डैश है, या वो छोड़ो 90 कौन सा है, ये वाली भुजा ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी डैश, क्या बन जाएगा इसके साथ, ए बी डैश कॉस आई। नहीं जान पा रहे हैं, ये चलो ए है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो वही है बाबू, वहां भी वही चीज है वहां भी वही चीज है, तुम देख नहीं पा रहे हो, समझ गए? तो ये वाली लाइन जो है ना बाबू, ये एंगल किसके साथ बना रहे हैं, इसके साथ, तो इस वाले कंपोनेंट पे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस अगर हम x मान लेते हैं तो x cos i, और ये कंपोनेंट इस पर जब जाएगी, इस पर तो क्या होगा, x sin, नहीं समझ में आया, आ गया क्या, सोच लो भाई, नहीं आ पा रहा ना, अरे पागल बच्चे, इसी को फिगर में को घुमा दो ना, घुमाएं कैसे, देखो साहब, इसको बी बनाइए, हाँ बी और बी डैश ही तो 90 डिग्री पर बना रहा है, ये बी डैश हो गया, और ये आपका ए है, इसको मिला दीजिए, एंगल कहाँ बन रहा है, ए और बी डैश के बीच में, तो कहाँ है ए और ए बी डैश, यही है ना, तो यहाँ लाइन पर आई बन रहा है, तो बस अब सिंपल सोचो, इसका ये कंपोनेंट करेंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, ये अगर ये x है तो हो जाएगा x cos i, और ये हो जाएगा x sin, नहीं समझ पा रहे हैं
यार वेक्टर का भुला गए हो तुम लोग। ये सिंपल वाला तो फट से बता दिए यार, हैं जी। वही चीज यार ये भी है यार, कैसे नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। छोड़ो हटाओ, नहीं समझ में आ रहा तो गए तेल लेने। सिंपल तरीका, सिंपल। आइए सिंपल तरीका पर चलते हैं, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए। आप देखिए त्रिभुज ए बी बी डैश व त्रिभुज ए डैश बी में ध्यानपूर्वक निहारिए। त्रिभुज दोनों दिख रहा है, दिख रहा है क्या? क्या आप मुझे बताइए बी डैश ए डैश बराबर है बी डैश के? कैसे सिद्ध हुआ है ना, सिद्ध हो गया। यहां देखो प्रूफ कर दिया है मैंने, ए डैश और बी डैश क्या हो गया है, सिद्ध होकर के बराबर हो चुका है। दूसरी बात, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, इसका एक कोण 90 है और इस त्रिभुज का भी एक कोण कितना है, तो मुझे बताना एंगल ऑफ बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डैश समकोण है क्या? बोल दो, नहीं बोलोगे? अच्छा, एक भुजा तो दोनों में कॉमन है ना, यही भुजा इस त्रिभुज में भी है और वही भुजा, तो बाबू ध्यान दीजिए ए बी डैश बराबर ये कैसे, उभयनिष्ठ भुजा है ना, पक्की बात है क्या? और आपने कहीं किसी जमाने में कुछ ऐसी बात पढ़ी है? साइड एंगल, तो क्या लिखेंगे? प्रमेय साइड एंगल सास से, सास माने चटनी, समझ रहे हैं? नहीं क्या नहीं हम जानते तुम खुराफाते सोच रहे हो। त्रिभुज ए बी डैश सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज ए डैश, बोलो ना। और अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी सारी भुजाएं और कोण क्या होंगे? ध्यान दीजिए, ये भुजा तो कॉमन है, पहले से ही बराबर है, ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर हो चुकी है, एक कोण 90 हो चुका है, तो बाकी जो बचे हुए कोण वही सब बराबर होंगे ना। तो ध्यान दीजिए आई किसके सामने है इस त्रिभुज में? क्या बी डैश के बराबर है? बी डैश के सामने है ना। और बी डैश किसके बराबर है इसमें? ए डैश के। तो उसमें जो ए डैश के सामने वाला कोण होगा वही तो क्या होगा? ये पूरा होगा सारी, वही तो बनेगा आर, बोलो ना। तो क्या आता है? एंगल आई बराबर एंगल इति सीधा। नोट या लीजिए, बस इतने से जिंदगी खुदे झंड है। आप नोट कर एक बार और समझाएंगे, चिंता मत करो आप, हमें पता है आपको नहीं समझ में आया है।